तो अभी तक हमने ये देखा कि जो टैक्सेस कलेक्ट होती थी, अभी हमने पढ़ा था ना कल की क्या क्या टैक्सेस कलेक्ट होती थी। और वो ट्रेड के लिए भी टैक्स लेते थे, जो लोग घरों पे छत डालते थे, रूफ डालते थे अपने घरों के ऊपर, उसके लिए भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे। उसके बाद अगर वो पेड़ पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे तो उसके लिए भी किंग्स जो है और जो वो टैक्स लेते थे। तो दीज रिसोर्सेज वे यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। अब ये जो टैक्स कलेक्ट होकर आता था, ये जो भी वेल्थ था, जो अमाउंट था, ये कलेक्ट होकर आता था, तो वो कहाँ यूज होता था? तो ये वहां यूज होता था जो किंग्स ने जो एस्टेब्लिशमेंट कर रखी है, मीन्स राजा ने जो चीजें बना रखी है। लाइक अभी हम अगर टैक्स देते हैं तो वो कहाँ यूज होता है? फिर वो हमारे ही लिए यूज होता है। जैसे अगर रोड बनता है तो उसमें गवर्नमेंट पैसा लगाती है, तो वो कहाँ से आया? वो जो हमारे थ्रू टैक्स कलेक्ट हो रही है, वही वो वापस अमाउंट देते हैं। और वो जैसे कोई भी नई चीज, कोई हॉस्पिटल बना, कोई रोड बनी, कोई स्कूल बना, तो ये सारी चीजें यूज होती हैं जो हमसे टैक्स कलेक्ट हुई, जो मनी हमसे कलेक्ट हुई है उसमें यूज होती है। क्योंकि अगर तुम ऐसे डायरेक्ट मांगोगे कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे पैसे दे दो, तो क्या कोई देगा? कोई नहीं देगा। मुझे रोड बनाना है, मुझे पैसे दे दो भाई, अगर गवर्नमेंट मांगेगी कि भाई आप लोग पैसे दीजिए रोड बनाना है, कोई देगा? कोई भी नहीं देता। कुछ ऐसे लोग हैं जो देंगे, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो नहीं देंगे। तो इसलिए टैक्स बना कि आपको देना ही देना है, इट्स अ कंपल्सरी थिंग। तो यही चीज थी उस समय भी। फिर क्या हुआ, तो वो जो किंग्स की एस्टेब्लिशमेंट थी उनमें यूज फाइनेंस, उसमें यूज के लिए, उसके देख रेख के लिए वो पैसे उसमें लगने लगे। फिर जो टेम्पल्स, जो मंदिर बनती थी, जो किले बनते थे, उनमें भी वो अमाउंट यूज होने लगा। दे वेयर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। अब जैसे आपस में दो राजा लड़ रहे हैं अपने राज्य को बचाने के लिए, या फिर एक राजा लड़ रहा है, बैटल फाइट कर रहा है कि वो दूसरे राजा का जो एरिया, जो उसका किंगडम है, उसको वो हड़प ले, उसको वो ले ले, उसको वो कॉन्कर कर ले। ठीक है, तो विच वेयर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes। तो क्या होता था, जो वो वॉर, वो मतलब जैसे जब वो चीजें दिया उन्होंने, जो पैसे वो दे रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ यूज होते? पैसे तो उन्होंने दे दिए, और जो पैसे दे रहे थे उनको क्या मिलता था? उनको ये था कि आप इस जमीन को एक्सेस कर सकते हैं, आप इस ट्रेड रूट को एक्सेस कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने सामान को दूसरी जगह बेच सकते हैं। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो फंक्शन था, वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था कि हाँ ठीक है, ये जो डायनेस्टी है, ये जो वंश है, ये जैसे मैंने लगाया, फिर मेरे बेटे ने लगाया, फिर उसके बेटे ने लगाया, फिर उसके बेटे ने लगाया। तो ये हेरिडिटरी पोजीशंस थी और ये चलती आ रही थी। टैक्स जो है वो कलेक्ट होते थे। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। अब क्या होता था कि जैसे मेरे बाद कौन राज करेगा, तो मेरे बाद कौन राज करेगा? मेरे बाद मेरे परिवार के लोग ही राज करेंगे। अभी जैसे डेमोक्रेटिक रूल है ना, ऐसा नहीं है कि अभी ये पीएम जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर उनके बेटे तो नहीं है, लेकिन अगर उनके बेटे होते तो फिर वो राज करते, ही वुड बी द नेक्स्ट पीएम। तो ऐसा तो नहीं है। अभी है कि हम लोग अपना राजा चुनते हैं, पीएम इज लाइक अ राजा। तो अभी हम अपना पीएम चुन रहे हैं, वी आर इलेक्टिंग आवर पीएम। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा था कि जो किंग है, उनके बेटे फिर नेक्स्ट किंग बनेंगे, चाहे उनको कुछ नहीं आता हो, लाइक ही नोज नथिंग अबाउट एनीथिंग, फिर भी उनको किंग बना दिया जाता था क्योंकि भाई वो राजा के बेटे हैं। फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, तो ऐसे ये चलती आ रही थी। जैसे मुगल में हुआ, मुगल में हुआ, और जो ये शुरू हुई डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी है,
तो ये सारी चीजों में ऐसा ही हुआ कि उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे राज करते गए, और ठीक है इसी बीच में किसी और डायनेस्टी ने आके उनको हरा दिया, उनको उस किंग को डिफीट कर दिया, तो फिर उनकी डायनेस्टी शुरू हो गई, उनके वंशज फिर राजा बनने लगे। ठीक है, और दिस वॉज ट्रू अबाउट, तो आर्मी चीफ में भी ऐसा होता था कि भाई अगर मेरी फैमिली से कोई एक आर्मी में गया है तो उनका बेटा भी आर्मी में जाएगा, भले ही वो कितना पतला दुबला हो, उसे लड़ने आता हो या ना हो, लेकिन वो जाएगा भाई, क्योंकि उसके पापा आर्मी में थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा होता था। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था, अगर जैसे किसी किंग के बच्चे नहीं है, किस बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो फिर क्या होता था, उसके रिलेटिव्स, जो रिलेटिव हुए, जो क्लोज रिलेटिव हुए, जैसे उसके भाई का बेटा, तो वो लोग किंग के पोजीशन को हेल्ड करते थे। ठीक है, नाउ प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति ऐसी डिटेल्स को जैसे प्रशस्ति पत्र, मतलब प्रशस्ति में किसी को के बारे में डिटेल ले देना, किसी को हम ये कह सकते हैं जैसे उसकी बड़ाई करना, उसे बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो प्रशस्ति जो था, जो उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाता था या प्रशस्ति दी जाती थी उनके सम्मान में, वो ऐसे डिटेल्स भी कंटेन करती थी, ऐसे डिटेल्स भी उसमें होते थे जो कि शायद सही नहीं थे, which was not literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves. तो ये बताता है कि ठीक है वो वैसे नहीं थे, लेकिन वो कैसा बनना चाहते थे, वो कैसा होना चाहते थे, वो अपने में क्या क्वालिटीज देखना चाहते थे। जो प्रशस्ति था, जो उनका जिसमें उनके बारे में सारे डिटेल्स लिखी हुई थी, ये ऐसा नहीं था कि हाँ अगर लिख दिया कि वो बहुत बड़े शूरवीर थे, उन्होंने 10 हाथियों को उन्होंने 10 शेरों को मारा, और उन्होंने 10 हाथियों से एक साथ लड़ाई की, ऐसी चीजें मे भी लिखी हुई होंगी, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं होता था। वो ऐसा क्यों लिखवाते थे, क्योंकि मे भी वो चाहते हो कि मैं 10 लायन को एक बार में किल कर दूं, मैं 10 हाथियों से लड़ लूं, मैं बहुत शूरवीर हूँ, मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि वो अपने नाम के आगे चक्रवर्ती लगवा लेते थे, सम्राट लगवा लेते थे, तो वो खुद करते थे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई उनको बताता था वो, या वो रियल में ऐसे थे। वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो वही होता था, वो खुद अपने बड़ाई खुद करते थे। ठीक है, For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. अब वो प्रशस्ति जो है, वो जो उनके बारे में पूरा ऐसे है, जो उनके बारे में लेख है, जो उनकी बड़ाई है, वो लिखता कौन था? वो लिखते थे ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स थे, जो उनको हेल्प करते थे, उनको राजकाज चलाने में उनके, वो ब्राह्मण्स उनके बारे में लिखते थे। वो जिस किंगडम में रहते थे ब्राह्मण्स, जिस राजा के राज दरबार में वो रहते थे, वो उस राजा के बारे में लिखते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। Many rulers described their achievement in Prashasti. You read about the Prashasti of the Gupta ruler, Samudragupta, last year. क्लास 6 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में। तो वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट ऑफ प्रतिहार किंग एज फॉलोज। अब क्या हुआ कि उसी में से समुद्रगुप्त के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक प्रशस्ति मिली है ग्वालियर में, सेम वैसे ही जैसे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही नागभट्ट के बारे में एक प्रशस्ति मिली है जो कि संस्कृत में है, और ये कहाँ मिली है? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां ये प्रशस्ति मिली है जो कि संस्कृत में लिखी है। और उसमें नागभट्ट जो कि एक प्रतिहार किंग था, जो एक प्रतिहार राजा था, उसको देखो कैसे एक्सप्लेन करा गया है, उसके बारे में क्या लिखा गया है। द किंग्स ऑफ आंध्रा, सैंधव, विदर्भ and Kalinga fell before him even as he was a prince. मतलब जो किंग थे आंध्र के, जो सिंध के किंग थे,
जो सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र के पार्ट के जो किंग थे, और जो उड़ीसा के किंग थे, मीन्स कलिंगा जो है वो उड़ीसा का पार्ट था एक, तो उसके जो किंग थे वो नागभट्ट के सामने, जब वो राजकुमार था, जब वो किंग नहीं बना था, वो एक वो यंग एज में था, प्रिंस था, तभी उन किंग्स ने घुटने टेक दिए थे उसके सामने। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। उसने जीत प्राप्त की, किसने? नागभट्ट ने। चक्रयुद्ध से चक्रयुद्ध पे, जो कि कन्नौज का रूलर था। चक्रयुद्ध कन्नौज का रूलर था और नागभट्ट ने उस पे विजय प्राप्त की। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट won a victory over Chakrayuddha, the ruler of Kannauj, and the kings of Andhra, Sandhava, जो कि सिंध कहा जाता है, विदर्भ, some parts of Maharashtra, and Kalinga, some parts of Orissa। वो उन्होंने घुटने टेक दिए थे जब वो प्रिंस थे, और चक्र युद्ध को उन्होंने हराया था, जो कि कन्नौज के रूलर थे। ही डिफीटेड द किंग ऑफ बांगा। उन्होंने बंगाल के किंग को भी हराया। पार्ट ऑफ अनारता को भी हराया, अनारता के किंग को, जो कि किसी सम पार्ट्स ऑफ गुजरात है। मालवा मीन्स मध्य प्रदेश। किराता फॉरेस्ट पीपल मीन्स जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको। तुरुष्क मीन्स तुर्क को भी उन्होंने हराया। वात्सा मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के ये दो किंगडम थे, वत्स और मत्स्य, मत्स्य। तो फिर इन्होंने इन सभी को हराया। अब सोचो कि क्या ये पॉसिबल है, ये क्या ट्रू है? मे बी ये ट्रू होगा, और मे बी बस इन्होंने ऐसे ही अपनी बड़ाई लिख करवाई होगी, अपने मुंह मियां मिठो की, भाई तुम लिखो ये सब कि मैंने ये सब किया था। क्योंकि हम किस पे बिलीव करेंगे? हमें जो रिकॉर्ड मिला है, अगर आज मैं लिख के रख दूं कि हाँ मैं कि कहीं पे मैंने ऐसे रिकॉर्ड में रख दिया कि भाई मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ इंडिया की, ठीक है, और वो मैंने कहीं पे केप्ट कर दिया, बहुत ही ऐसी जगह, और हजारों साल के बाद, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लगभग कोई रिकॉर्ड नहीं रहा और मेरा रिकॉर्ड मिला। सारे रिकॉर्ड खत्म हो गए जो भी रिकॉर्डेड थे कि हाँ ठीक है, ये उस समय की लाइक 2021 के फेमस पर्सन कौन कौन थे, ये सारी चीजें कहीं नहीं मिल रही हैं। बस कहीं से मेरी वो चीज निकल के आ गई, वो मेरा प्रशस्ति निकल के आ गया, जो मैंने रिकॉर्ड करके बस ऐसे ही रख दिया था कि ठीक है भाई लिखो मेरे बारे में। मैंने अपने बारे में लिखा कि मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून हूँ, और मैं यहाँ वहां, मतलब बहुत सारे मेरे इंडस्ट्रीज है। तो लोग क्या मानेंगे? भले मेरे पास वो नहीं है, लेकिन लोग तो वही मानेंगे ही ना, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है और कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं था। कोई उस अभी का कोई उस समय ये बताने वाला नहीं है, अभी का कोई रिकॉर्ड नहीं। तो सेम यही चीज होती थी कि बाकी सारे प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक प्रशस्ति मिला नागभट्ट का, और उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि मे बी ये ट्रू होंगी और मे बी ये ट्रू नहीं भी हो सकती। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। फिर क्या होता था, जो किंग्स थे वो ब्राह्मण को क्या करते थे? तोहफे के रूप में, सम्मान के रूप में, और इनाम के रूप में जमीन दे देते थे कि चलो भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लो भाई ये 2 बीघा जमीन तुम्हारी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ये 10 बीघा जमीन तुम्हारा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ये गांव तुम्हारा। ठीक है, तो दीज वे रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट। अब ये कहा भाई, तुमने तो बोल दिया, राजा ने तो बोल दिया कि ये गांव इस ब्राह्मण का है, ठीक है, लेकिन ये सब मानेंगे कैसे? गांव के लोग कैसे मानेंगे कि ये जो गांव है ये इस ब्राह्मण का है? या फिर बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, मे बी वो ब्राह्मण ना रहा, फिर उसके बेटे को वो कहेंगे कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तुम चले जाओ। तो क्या करते थे जो राजा थे उस समय के? कॉपर प्लेट में, कॉपर का एक प्लेट बना होता था, कॉपर, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, इंस्क्रिप्शन,
जो स्टोन वगैरह पे और मेटल्स पे वो इंस्क्राइब करवाते थे, तो वैसे ही कॉपर प्लेट इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो कॉपर प्लेट जो है इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो जहाँ पे जो किंग्स है वो ये रिकॉर्ड करते थे, वो ये लिखते थे कि ये लैंड इस गांव को मैंने इस पर्सन को दिया, मैंने इस आदमी को, प्रॉपर उसमें नाम लिखा होता था, सारी चीजें कि मैंने इनको दिया। जैसे अभी कोई अगर लैंड खरीदता है, अभी कोई कहीं जमीन खरीदता है, तो वो पेपर में सारी चीजें लिखी होती हैं कि उसने कहाँ से लिया, किससे लिया, कितनी जमीन ली, किस शहर में लिया, ये सारी चीजें हैं। अभी भी ये चीज चलती है, जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है, और ये अभी भी ये चीजें चल रही हैं। बस डिफरेंस ये है कि उस समय राजा ने लिख कर दे दिया कॉपर प्लेट में, और सामने वाले व्यक्ति ने ये मान लिया कि हाँ ठीक है, और बाकी गांव वालों ने भी मान लिया कि हाँ ये जमीन इसकी है। अभी क्या होता है, अभी कोर्ट जाना पड़ता है, वो नोटरी के पास जाना पड़ता है, प्रॉपर हमारे पेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन चीजें अभी भी कुछ चीजें वही है, बट वो मॉडिफाई होके हैं, दे आर इन द मॉडिफाइड फॉर्म। समझ में आया? देखो ये है ना, ऐसे लिखकर उन्हें दिया जाता था। इट्स अ कॉपर प्लेट। देखो, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. इसमें एक रॉयल सील होती थी, ये देखो एक कड़ी सी है, ठीक है, एक रिंग लगी हुई है जिसमें जो कॉपर प्लेट्स हैं वो लगी, और उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ जो है वो संस्कृत में लिखे हैं और कुछ जो है वो तमिल में लिखे हुए हैं। और ये कब की है, ये 9th सेंचुरी के किसी रूलर की है, 9वीं शताब्दी के रूलर की। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, और किस उसने किसको जमीन दी और किसकी जमीन कौन सी है, ये इसमें लिखा हुआ है। What was given with the land? अब लैंड के साथ साथ और क्या दी जाती थी? This is part of the Tamil section of a land grant given by the Cholas. ठीक है, चोला भी एक डायनेस्टी थी। तो ये जो है कि तमिल सेक्शन का एक पार्ट है, जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, कि जो उन्होंने जमीन दी थी उसमें वो क्या लिखा हुआ था, उस कॉपर प्लेट में क्या लिखा होता था। We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. मतलब ये है कि जो बाउंड्री है, उन्होंने बाउंड्री को मार्क कर दिया। जैसे अभी हम क्या करते हैं, ईंटों से बाउंड्री को घेर लेते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं बाउंड्री को घेरने के लिए। तो उन्होंने वो क्या करते थे, वो एक निशान लगा देते थे जमीन में। उन्होंने या तो गड्ढा खोद दिया, या फिर कोई निशान लगा दिया, या जो झाड़ी कटीली झाड़ियां होती थी, कटीले झाड़ जो होते थे, वो लगा देते थे कि ये जमीन अब यहाँ से यहाँ तक की जमीन हमारी है। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी क्या करते हैं, अभी बाउंड्री दे देते हैं ना कि हाँ ठीक है, ये जमीन अब हमारी है। अगर हमने कोई जमीन ली, हमें कहीं से जमीन मिली क्या, हम जो जमीन लेते हैं उसमें हम बाउंड्री गिरवा देते हैं कि चलो भाई बाउंड्री हो गया, तो अब ये सेफ है, अब इसमें कोई और अपना घर नहीं बना सकता है। और उस समय क्या होता था, उस समय तो इतनी ईंटें वगैरह पॉपुलर नहीं थी, तो लोग जैसे उसको एम्बैंकमेंट को तटबंध कहते हैं, हिंदी में तटबंध कहते हैं, कि उन्होंने चारों तरफ से एक, जैसे खेत में देखते हो ना मेड़ वगैरह बना देना, तो वो मेड़ बना देते थे, और उसपे जो झाड़ीदार और कटीली जो झाड़ियां होती थी वो लगा देते थे। दिस इज वॉट द लैंड कंटेन्स। अब उस जमीन में क्या होता था, क्या वो ऐसे छोड़ देते थे? नहीं, वो या तो उसमें फलों के पेड़ लगा देते थे, या फिर पॉन्ड बनवा देते थे, गार्डन्स बनवा देते थे,
फलों के ऑर्किड्स बनवा देते थे, यानी सेव, ये सारी चीजें लगा देते थे। ट्रीज पेड़ बड़े बड़े लगा देते थे, कुआं बनवा दिया या खुले मैदान को ही छोड़ दिया, या उसमें घास वगैरह हो गई और ग्रेजिंग लैंड वो बन गए विलेज, या तो उन्होंने गांव बसा दिया या प्लेटफॉर्म बना दिया। मतलब कुछ भी कर सकते थे वो, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी बना सकते थे उसमें। प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, रिचेस, रिवर्स, सिल्ट लैंडेड लैंड, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। मतलब लाइक अभी होता है ना कि हमने जमीन लिया, फिर उसमें हमने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, तो उस समय के लोग भी वो चीज करते थे। उन्होंने फिश पॉन्ड बना दिया, उन्होंने एक विलेज बसा दिया, उन्होंने ऑर्किड्स बना दिए, उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिया, बगीचा बना दिया, जो फल हुए थे फिर उसे सेल किया। तो उस समय भी लोग बिजनेस पर्पस से सोचते थे। ऐसा नहीं है कि जमीन लिया खाली छोड़ दिया, नहीं भाई, वो जमीन का यूज करना जानते थे। He who receives the land can collect taxes from it। अब जिसे ये लैंड मिली है, जो जैसे मैंने कह दिया कि अब ये गांव तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी, तो इस जमीन पे जो भी चीजें हो रही है, जो भी लोग यूज कर रहे हैं उस जमीन को, जो भी घर है, तो हम उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। जिनको वो लैंड दिया गया, जिनको वो जमीन दिया गया, उनसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। He can collect the taxes imposed by judicial officer as fines, the tax on retail leaves that on given cloth। अब क्या है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स पे जो फाइन्स लग रहे हैं, आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो पान सुपारी पे, जो पान पे टैक्स है, उस समय शायद पान पे टैक्स लगी होगी, चोलाज ने लगाया होगा, तो पान पे जो टैक्स है वो भी कलेक्ट कर सकते हो आप। जो बुनकर जो कपड़े बुनते हैं, उनसे भी आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। और जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं सॉरी, दोज हु आर यूजिंग व्हीकल्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप उससे भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम, वो एक बहुत बड़ा सा रूम बना सकता है। और ऊपर भी की स्टोरीज भी बन सकती हैं, मतलब कि जैसे ये होता है ना, फर्स्ट फ्लोर भी हम बना सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर तो है हमारा, और हम फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हैं, और बेक्ड ब्रिक से, मींस पकी हुई ईंटों से। He can get large and small wells dug, वो कुएं भी खुदवा सकता है। He can plant trees। और ये सारी ऑथोरिटी किसे दी गई थी? ऐसा नहीं है कि ये सारी ऑथोरिटी जो भी उस समय के लोग थे वो इजीली अपने हाउस को बिल्ड कर सकते हैं, वो 2 फ्लोर के घर बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, सभी इजीली नहीं बना सकते थे। जैसे अभी होता है ना कि किसी ने भी बना लिया, भाई चलो मेरा मन है कि मैं 10 फ्लोर का घर बनूं, तो बनवा लिया भाई, मुझे किसी से क्या पूछना, मैं अपने पड़ोसी से या फिर पीएम से पूछने थोड़ी जाता हूँ। ठीक है, मैंने एक मैप को पास कराया, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी से, और मैंने बनवा लिया। अभी तो ऐसे ही घर बनता है ना। उस समय क्या होता था, उस समय इजीली कॉमन पीपल जो थे, जो उस राज्य के लोग थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो कुएं नहीं खुदवा सकते थे। ठीक है, दे कैन नॉट बिल्ड अ लार्ज रूम्स, ही कैन प्लांट। और जिसको उन्होंने लैंड दिया वो ये सारी चीजें कर सकते थे। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस, वो ट्रीज भी प्लांट कर सकता है, और जो कांटेदार झाड़ियां हैं वो भी वो लगा सकता है। इफ नेसेसरी ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, अगर जरूरत पड़े, अगर जरूरी हो, तो वो कैनल्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो नहर भी खुदवा सकता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। He should ensure that water is not wasted and that embankments are built। मीन्स कि पानी जो है वो वेस्ट नहीं हो। देखो ये कितनी अच्छी बात है। आज भी हम क्या कहते हैं, टुडे ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेव वाटर। आज भी हम पानी बचाने की कोशिश करते हैं, आज भी ये बात होती है कि तो पानी बचा। ये सोचो, ये 9th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, ये 9th सेंचुरी में ये चीजें लिखी हुई हैं। उस समय भी ये चीज थी, उस समय भी ये कंसर्न था कि हाँ, आप पानी को वेस्ट ना करो। He should ensure that water is not wasted। जिसको वो जमीन दी जा रही है
और अगर वो कैनल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है इरिगेशन पर्पस के लिए, तो वो ये चीज ध्यान में रखे कि पानी वेस्ट ना हो, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. ओके. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. अब 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में बहुत ही बड़ा संस्कृत पोयम मिला है उस समय का, जिसमें कि जो किंग्स थे, जो राजा थे उस समय के, जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था, उनके बारे में एज अ पोएम डिस्क्राइब किया गया है. पोएम के रूप में उनकी लाइफ हिस्ट्री को, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, लाइक अ बायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी तो क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है कि जब वो खुद लिखते हैं ऑथर, अपने ऑथर भी वही पर्सन होता है और लिखा भी उसी पर्सन के बारे में जाता है. बायोग्राफी मीन्स कि आपके बारे में कोई और लिखे, दैट इज बायोग्राफी. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ बायोग्राफी जो कि कश्मीर के रूलर के बारे में थी, वो संस्कृत में थी. ठीक है, वो प्रशस्ति, उस समय बायोग्राफी को प्रशस्ति कहते थे. बस बिल्कुल लेट टर्म में जान जाओ कि प्रशस्ति मीन्स बायोग्राफी. तो 12th सेंचुरी में संस्कृत पोएम मिली थी, एक 12th सेंचुरी की एक संस्कृत पोएम मिली है, जिसमें कि कश्मीर के किंग के बारे में लिखा गया है एज अ पोएम फॉर्म में, संस्कृत पोएम. ठीक है, संस्कृत में, लैंग्वेज वाज संस्कृत. इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना. ये सारी चीजें मार्क करते रहना, लिखते रहना. तो जो ऑथर था इसका, वो कौन था? कल्हान था. कल्हान was the author of that long Sanskrit poem which was written about the history of Kashmir ruler. ठीक है. He used a variety of sources including inscription, document, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. अब क्या हुआ, उसने सिर्फ एक चीज पे बिलीव नहीं किया. जो कल्हान थे, इन्होंने जो लिखा था कश्मीर रूलर के बारे में, कश्मीर के किंग के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया था, जिसमें इंस्क्रिप्शन भी थी, डॉक्यूमेंट्स भी थे, मीन्स पेपर पे भी लिखे हुए, स्टोन और मेटल पे भी लिखे हुए, आई विटनेस जिन्होंने देखा था सारी चीजें वो, और अर्लियर हिस्टोरियंस टू राइट हिज अकाउंट. तो और जो पहले के लोग थे, जो पहले की चीजें, जो साक्ष्य उन्हें मिली, उनके थ्रू उन्होंने लिखा. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. फिर जो प्रशस्ति के राइटर्स थे, उन्हीं के जैसे ही वो जो कल्हान जो थे, वो थोड़े से क्रिटिकल, मतलब ये उनकी रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में क्रिटिसिज्म करते थे, मतलब बिल्कुल कटाक्ष करते थे, थोड़े क्रिटिकल थे, क्रिटिसाइज करते थे. ऐसा नहीं कि जो है वैसे ही उन्होंने उकेर दिया, जो है वैसे ही उन्होंने बता दिया, नहीं. वो उनके दोनों एस्पेक्ट को देखते थे, गुड एज वेल एज देयर बैड एस्पेक्ट. ओके, तो वो दोनों चीजें देखते थे. वो ऐसा नहीं कि वो एक ही पहलू को लेकर बात करते थे. We were talking about both the aspect. Now warfare for wealth. अब वॉरफेयर ऑफ वेल्थ हम कल करेंगे. ठीक है, that's all for today.